ती हमर पेंटिंग पसंद कर लेते, 1000 रुपया दिलत हमरा पेंटिंग के। तो हम अपन बहुत खुश भेली। माने सब परिवार हम पेंटिंगे से छी, एकटा हम ही करै छियै काम, और सबके पढ़ेली लिखेली। 5 गो बेटी के बच्चा है, बेटी है, हम अपने 4 माय पुते छली, एगो सब छल, 10 गोरा के आश्रम छल, खुद हम अपने करै छी पेंटिंगे से। मोहतरमा उर्मिला देवी ने भी मनीषा झा की रहनुमाई में बढ़कर तालीम हासिल की। जो हम काम करते थे ना, तो मनीषा जी हमको प्रदर्शनी में आए थे ना, तो राष्ट्रीय कला केंद्र में जो हम वहाँ एक महिला बताया जो वहाँ इनका और शॉप चल रहा है, तो हम गांव से आया मास्टर क्रिएशन में, जो दिल्ली हाट में सब लोग बैठे थे वर्कशॉप में। तो हम बोले दीदी को, जो मनीषा जी के, जे दीदी हम जितवारपुर मधुबनी से हैं, जो हमारे गोदना पेंटिंग से थोड़ा लाइन पेंटिंग के तरह होता है, और हमरा स्टेट अवार्ड मिल गया। तो दीदी बोला जो ठीक है आप बैठिए। तो हम बैठ गए सर। वहाँ से मैडम से हमको सब हम लोग को यही से गुजर होता है सर, पेंटिंग से। सारे 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे के यही से शादी विवाह सारे चीज़ किए हैं सर। हमारे खेती पथारी ने, हमारे पास बहुत मजबूरी है। जब से हम मैडम के साथ आए हैं तो हम कुछ सुखी से खा रहे हैं सर। हम पढ़े लिखे नहीं हैं सर, अपना कला जानते हैं और हम कुछ नहीं जानते हैं। मधुबनी फनकारी क्योंकि एक कदीम फनकारी है, इसलिए इसके बनाने के तरीके भी रिवायती तर्ज के हैं। मिथिला में ये पेंटिंग दीवारों पर बनाई जाती थी और उमूमन औरतें ही इस फनकारी को करती थीं। इसलिए इसमें इस्तेमाल होने वाले आले, औजार और रंग घरों में ही बनाए जाते थे। ये पूरी कला वहाँ के लोगों के रहन सहन को दर्शाता है। तो अंगना में सुबह ही सारा काम हो जाता था। इट वॉज लाइक अ वुमेन्स एरिया पूरा, उसमें पुरुषों का कुछ नहीं था। वहाँ पे कुछ महिलाएं बनाती थी, कुछ महिलाएं भरती थी, कुछ जो छोटी लड़कियाँ थी वो कुछ लाइन वर्क करती थी, और आधी महिलाएं गाती थी। तो एक पूरा ट्रेडिशन था जो महिलाओं के द्वारा ही पूरा अभी तक जीवंत है। जैसे जैसे ये फनकारी दीवारों से उतरकर कागज पर आई, इसके बनाने के तौर तरीके, औजार और रंग भी बदले। पहले जो रंग इसमें इस्तेमाल होते थे वो पेड़ पौधों और गोबर से बनाए जाते थे, लेकिन अब कुदरती रंगों के साथ साथ जदीद तर्ज के रंग भी इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन आज जदीद तर्ज के रंग आसानी से मिल जाते हैं और इनके इस्तेमाल से पेंटिंग्स के मयार पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरली हम लोग पहले कैनवस अगर बनाते हैं तो उसको कपड़े से, कॉटन के कपड़े से गीला करके उसको खूब साफ़ करते हैं। उसमें एक ग्लॉसीनेस होता है जो कि हम लोग के कलम उस पर नहीं चलता है, इसलिए हम लोग उसको रफ़ बनाते हैं पहले। फिर पेपर हैंडमेड हम लोग ख़रीदते हैं, फिर लाके जितना स्टैक ऑफ पेपर होता है, गोबर लाके, गोबर को हम लोग छान के, और कॉटन के कपड़े से जितना पेपर आप देख रहे हैं गोबर से लीपा हुआ है, उसको नीप के फिर हम लोग उसको 1-2 दिन धूप में सुखाते हैं। धूप में पूरा सूख जाता है पेपर, एकदम ना टन बजने लगता है, मतलब कि इट्स एब्सोल्युटली ड्राई, अदरवाइज इट विल स्टार्ट स्टिंकिंग। तो नेचुरल कलर में हम लोग पहले कलर बनाते हैं। जैसे हल्दी मेरे गांव से आता है पाउडर, हम लोग का जो हमारा खेत है वहीं का, वो थोड़ा सा डार्क होता है कलर, इसलिए उसको हल्दी को हम लोग पानी में घोल के और कॉटन का जो पतला मलमल टाइप कपड़ा होता है उसमें बांध के कस के उसको निकालते हैं, तो वो पूरा रंग आ जाता है हल्दी का। और उसके बाद पीला उससे निकाल लेते हैं। फिर चाय जो होता है बहुत अच्छा रंग देता है, ब्राउन, जैसे उस पेंटिंग में है कहीं। तो हम लोग उसको क्या करते हैं कि चाय को खूब उबाल के और पत्ती के साथ ही उसको छोड़ देते हैं, और फिर उसमें से डिप कर करके यूज़ करते हैं। यहाँ पे रखा हुआ है।
तिलकोड़ के पत्ते को पीस के सिलबट्टे पे और फिर उसको कपड़े में बांध के उसका जो रंग निकलता है उससे सीम का बड़ा अच्छा ग्रीन आता है और कागज़ तैयार हो जाता है। तो हम लोग पहले लाइन वर्क कर लेते हैं, मोटा मोटी शायद थोड़ा बहुत जैसे लोग करते हैं तो स्केचिंग मोटा स्केच पेंसिल से। उसके बाद हम लोग सीधा कलम से या तो पहले भर लेते हैं पेंटिंग या फिर कलम से पूरा लाइन वर्क कर लेते हैं। उसको हमारे में कचनी बोला जाता है। और जो कलर भरते हैं उसको भरनी बोला जाता है, मीन्स फिलिंग द कलर्स। और कचना मीन्स जितना भी आप लाइन देख रहे हैं इसको अलग अलग एक फॉर्म को दूसरा फॉर्म बना के फिर उसको ब्रेक करना विद लाइंस, विद डॉट्स से जब हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग खोदना बोलते हैं, मतलब एक सरफेस को खोद रहे हैं। इसमें 3 लेवल होते हैं। एक तो हमने सरफेस प्रिपेयर किया, फिर लाइन वर्क विद पेंसिल, देन लाइन वर्क कलम से ब्लैक, उसके बाद रंग भरते हैं। और दूसरा प्रोसेस होता है कि पहले कलर भरते हैं, उसके बाद फिर लाइन वर्क करते हैं और लास्ट में फिर से थर्ड टाइम हम लोग ब्रश से आउटलाइन, ब्रॉड आउटलाइन करते हैं। तो किसी अगर अच्छा कोई पेंटिंग बनाएंगे तो 7 से 8 दिन ज़रूर लगता है एक पेंटिंग बनाने में, क्योंकि इसमें जो माइन्यूट लाइंस होती हैं उसको भरने में बहुत समय लगता है। एक कदीम और रिवायती फनकारी को जिस तरह मोहतरमा मनीषा झा ने दुनिया के सामने मुतारिफ करवाया वो वाकई काबिल तारीफ है। इनकी कोशिशों की वजह से ही आज इस फनकारी को सीखने वालों और इसके कदरदानों में एक बड़ा इजाफा हुआ है। दीवारों से कैनवस पर इसको उतारने का फैसला अब अपना रंग दिखा रहा है। पहले ये फनकारी सिर्फ घरों और गांव तक ही महदूद थी, लेकिन अब इसकी शोहरत पूरे मुल्क ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में महसूस की जा सकती है। I should mention एरिका मोज़ेर। एरिका मोज़ेर एक जर्मन स्कॉलर थी। तो ये जो थर्ड टाइप पेंटिंग हमने गुदना पेंटिंग देखा, जो शरीर पे जो टैटू होता है उसको, वो उसी को देख के शुरू हुआ था। तो एरिका मोज़ेर ने उस टाइम एक जायदा नटिन थी और जो लोग टैटू बनाते थे जो उसी प्रांत के हैं, तो उनको बोला कि आप ये जो शरीर पे बना इसको कागज़ पे बना सकते हैं। तो उन्होंने बनाना शुरू किया कागज़ पे, एंड दैट इज़ द स्टार्टिंग ऑफ गुदना आर्ट, गुदना पेंटिंग, जो कि आज की डेट में बहुत फेमस है। सो ऑल दीज स्कॉलर्स हैव वेरी बिग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ आर्ट। जदीद पेंटिंग्स को पसंद करने वाले कदरदान और खरीदार अब मिथिला के दीवाने हुए जा रहे हैं और इसकी वजह सिर्फ यही है कि मनीषा जैसी शख्सियात अब इस फन की खिदमत में जुट गई हैं और इसे नए जमाने के लिहाज से एक मॉडर्न अंदाज में दुनिया के सामने ला रही हैं। उनके घर में लगी इस कल्प वृक्ष पेंटिंग को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया और स्टेट्स अवार्ड जैसा एजाज भी उन्हें कम उम्र में ही हासिल हो गया था। कई बड़ी और नामी कंपनीज के लिए उन्होंने मिथिला फनकारी की तर्ज पर एडवर्टाइजिंग कैंपेन डिजाइन किए, जिनमें GE एड कैंपेन सबसे मशहूर है। मेरा कल्पवृक्ष सीरीज जिस पे भी मुझे इतने अवार्ड मिले हैं, वो एक डाइनिंग टेबल पे मैं मेनका गांधी जी का एक स्पीच ऐसे ही चलते फिरते सुन रही थी, जो वो पर्यावरण पे दे रही थी कि हमारा ये। So generally I was just listening to her and she was talking about global warming, and then there only that time I did first कल्पवृक्ष, जो कि मेरा ये मानना है कि tree is a प्रत्यक्ष, he is the witness of all the changes, he is the root of all the traditions which come, he is the stem who stands firmly, and that's how we grow, you know। तो कल्पवृक्ष का हमारे यहाँ कहते हैं कि कल्पवृक्ष जो समुद्र मंथन था उसमें कल्पवृक्ष निकला था, एंड इट्स अ ट्री ऑफ ऑल विशेस कम ट्रू अंडर द कल्पवृक्ष। जी का जो मैंने ऐड किया था, लोगों ने कहा कि आप डिज़ाइन करिए, एंड दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली माई फील्ड, बट तो उसमें इट वॉज़ वेरी चैलेंजिंग बिकॉज दे हैड देयर मेडिकल इक्विपमेंट्स, जी कैपिटल, जी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इक्विपमेंट्स, एंड आई हैड टू डू कन्वर्ट इट, मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल इन फोक आर्ट। और उसमें जैसे इट वाज लाइक अ बेबी वार्मर, एक प्रोडक्ट था उनका जिसमें मुझे बेबी बनाना था, एंड दैट बेबी हर बार मधुबनी पेंटिंग में एक सॉफ्ट
आर्ट एक्सप्रेशन के साथ बनाना वेरी चैलेंजिंग। दीवारों से कैनवस और कैनवस से कपड़ों पर आई ये फनकारी आज हर शक्ल में बाजारों और म्यूजियम्स में मौजूद है। दुनिया के कई ममालिक में आज मनीषा झा को मिथिलाई फनकारी पर लेक्चर देने या वर्कशॉप्स कंडक्ट करने के लिए मदऊ किया जाता है। यही वजह है कि आज गैर ममालिक में भी इनके तालिबे इल्म मौजूद हैं और इस फनकारी की बढ़ती शोहरत कभी कभार उन्हें मधुबनी आर्ट सेंटर तक भी खींच ले आती है। I think that it's a beautiful, intricate art. I came here to learn about the arts in India. This is a really interesting way to look at the arts culture in India. It has a deep meaning to the culture. It goes back far into history, as far as I believe. I think it does. And I think that by practicing this and learning how to do it, it'll help me understand more about the culture and the roots of the culture. आज मधुबनी पेंटिंग्स लोगों को बहुत पसंद आती हैं और इसके सच्चे कद्रदान इसे अच्छी कीमत पर खरीदने को तैयार रहते हैं, क्योंकि उन्हें इसमें लगने वाली फनकार की मेहनत और इससे जुड़ी रिवायत का इल्म बखूबी है। ये एक बहुत पावरफुल मीडियम ऑफ आर्ट हो गया है। पहले 5,000 रुपये कमाना भी मुश्किल था, अभी 30,000 रुपये महीना भी लोग कमाते हैं, महिलाएं। एंड आई नो सो मेनी वुमेन जो उनके हस्बैंड कुछ नहीं करते हैं, उनके हस्बैंड उनको फॉलो करते हैं, उन लोगों ने दिल्ली में घर बना लिया है अपने आर्ट से। And that's why there is such a desire for people to buy this art form, and my gallery is doing extremely well. So I have no complaints. According to me, a lot is being done, and even the government of India is doing a lot. All the states are doing a lot to promote their respective art forms. So definitely there is a lot of input everywhere. कोई भी आर्ट फॉर्म अगर वो कंटेम्परराइज हो जाता है और वो मॉडर्न जो एस्पेक्ट्स हैं उनको एम्बाइब कर लेता है तो वो ग्रो करता है। तो दैट्स व्हाई आई फील कि इट हैज़ अ वेरी गुड फ्यूचर। इफ़ देयर इज़ अफेक्शन एंड लव टुवर्ड्स दिस आर्ट and there are admirers and people, collectors, so I think and the artists are surviving completely on this art form, so it has a good future, it will grow. एक जमाना था कि जब मिथिला इलाके के बाहर इस फनकारी को कोई जानता भी नहीं था, लेकिन वक्त बदला, हालात बदले और ये फनकारी एक नुमाइंदा फनकारी की शक्ल में सामने आई और ये फन पूरे आलम में मकबूल हुआ। आज इस फनकारी के लिए कई ऐसे दरवाजे खुल चुके हैं कि मिथिला फनकारों के लिए इसे अपना जरिया माश बनाते हुए सोचना नहीं पड़ता। मनीषा झा के अलावा कई ऐसे वाकिफकार और माहिरीन हिंदुस्तान में हैं जिन्हें इस फनकारी में एक स्कोप दिखाई देता है और इसकी तरक्की की सिमत में मुसलसल काम कर रहे हैं। आलमी बाजार में इस फनकारी के कद्रदानों की बढ़ती तादाद इस बात की निशानी है कि मिथिला के इस कदीम फन का सूरज अभी चढ़ना शुरू हुआ है और ये सब मनीषा झा और उन जैसे इस फन के खिदमतगारों की मदद से ही मुमकिन हो पाया है। इस तरह के फनकारों की जरूरत सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे आलम को है और इन्हीं शख्सियात से आपको रूबरू करवाते रहने का हमारा वादा हम बरकरार रखेंगे। तो फिर अगले एपिसोड में ऐसे ही दिलचस्प फन की कहानी एक फनकार की ज़बानी लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए विदा।